Light reflection and refraction. Light is a form of energy which enables us to see something. जैसे हम समझते हैं कि sound is a form of energy which enables us to hear something. उसी तरीके से लाइट की वजह से हम क्या कर पाते हैं, कोई चीज देख पाते हैं. सो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables us to see something. Light has dual nature. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझो. लाइट एक वेव भी है और साथ में पार्टिकल भी है. इसको कहते हैं वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, डुअल नेचर. ठीक है. सो लाइट इज अ वेव एज वेल एज पार्टिकल. अब जरा समझो कि मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट करे. कैसे एक्सिलरेट करे? ऐसे देखो, कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट करे तो उससे क्या होगा? ड्यू टू एक्सिलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल लाइट इज प्रोड्यूस्ड. समझ में आ गई बात? अगर एक्सिलरेट करेगा तो क्या होगा बताइए? लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है? अगर चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट करेगा तो लाइट प्रोड्यूस होगी. ऐसा आपने क्या कभी 9th में पढ़ा है? हाँ पढ़ा है. कहाँ पढ़ा है? रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल जब डिफाई हुआ था वहाँ ये बात कही गई थी. क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमने देखा था कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है, किसमें मूव करता है बताइए? ऑर्बिट. ऑर्बिट में. रदरफोर्ड ने कहा था कि वो एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मूव करेगा. ऐसा रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन चाहे तो सर्कुलर पाथ में मूव कर सकते हैं. तो अगर सर्कुलर पाथ में बंधना ये कांस्टेंट स्पीड से चले, बिल्कुल एक ही स्पीड से चले, एक ही स्पीड से इलेक्ट्रॉन, तो क्या आप कहेंगे कि एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताइए कैसे? हाँ, तो कांस्टेंट स्पीड में अगर वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में तो कैसे एक्सेलरेट कर रहा है? डायरेक्शन चेंज. क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है. अगर एक ही डायरेक्शन में चलेगा तब तो एक्सीलरेशन 0 है. लेकिन अगर सर्कुलर चलेगा तो सर्कुलर चलने में उसमें एक्सीलरेशन है. क्यों एक्सीलरेशन है? क्योंकि जब भी वो इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा कहीं भी, तो ऊपर जाना चाहेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ डालेगा, तो ये सीधा ना जाके इधर मुड़ेगा. फिर जब ये यहाँ आएगा तो इधर जाना चाहेगा ड्यू टू इनर्शिया, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अपनी ओर बुलाएगा. तो जब जब ये आगे बढ़ेगा इसकी ओर अट्रैक्शन है, इस वजह से इसका पाथ कैसा हो गया? सर्कुलर हो गया. जब भी किसी चीज पर फोर्स लगता है, जैसे इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है बोलो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसका पाथ बदल जाएगा. फोर्स इज लीडिंग टू एक्सिलरेशन. क्या आपने 9th में ये बात पढ़ी है कि जहाँ फोर्स होगा वहां तो एक्सिलरेशन होगा ही. फोर्स होगा तो क्या होगा बताइए? एक्सिलरेशन होगा. एक दो बार हम आपसे नाम पूछेंगे फिर हमें याद हो जाएगा. बेटा चलो अब देखो, अगर मान लीजिए स्पीड के परपेंडिकुलर फोर्स लगे, स्पीड ये है, स्पीड के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तो उससे सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज होती है और उससे उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती. मान लीजिए गाड़ी इधर जा रही है और आप ऐसे फोर्स लगाने लगे तो क्या आप उसकी स्पीड चेंज कर पाओगे? परपेंडिकुलर फोर्स कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन. ठीक है. तो यहाँ अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था तो इधर की ओर फोर्स लगा, इससे क्या हुआ बताइए? डायरेक्शन चेंज हो गई. तो इस वजह से इसमें एक एक्सीलरेशन है. इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई. अब जरा देखो, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करेगा तो एज पर जेम्स मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी,
ये थ्योरी क्या कहती है कि जब भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या चार्ज पार्टिकल क्या करता है बताइए, एक्सीलरेट, मूव नहीं करना है। मूव करने से कुछ नहीं होगा, मूव करने से इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी चीज होगी, लेकिन लाइट नहीं पैदा होगी। उससे क्या करना होगा, बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होगी। ऊपर गया तो नीचे आ जाए, नीचे गया तो डायरेक्शन चेंज होगा तो भी एक्सीलरेशन है। और अगर ऊपर नीचे जाने में तो स्पीड भी चेंज होगी ना, कोई भी चीज़ ऑसिलेट करती है तो स्पीड भी चेंज होती है। सो व्हेन चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट, सेंटेंस पूरा करो, देन इट विल प्रोड्यूस रेडिएशन। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ऐसा किसने कहा, जेम्स मैक्सवेल ने, ठीक है। रेडिएशन कई तरीके के भी हो सकते हैं, रेडिएशन की बड़ी लंबी थ्योरी है। गामा रेडिएशंस भी हो सकते हैं सबसे हाई एनर्जी के, उससे हल्के वाले एक्स रेज भी हो सकती हैं, उससे नीचे अल्ट्रावायलेट भी हो सकती हैं, उसके नीचे लाइट वेव्स भी हो सकती हैं, और उसके नीचे क्या हो सकती हैं, उसके नीचे इंफ्रारेड हो सकती है, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या कही, बोलिए, जेम्स मैक्सवेल ने, चाहे पॉजिटिव चार्ज एक्सिलरेट करे सरोज, और चाहे निगेटिव चार्ज एक्सिलरेट करे। एक्सिलरेट का मतलब तो तुम समझ गई हो ना, कि सिर्फ उसकी या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए या स्पीड चेंज हो जाए, दोनों में से कुछ भी हो जाए तो उसे आप क्या कहेंगे, एक्सिलरेशन। बोलो, बात समझ आ गई। तो जेम्स मैक्सवेल ने क्या कहा, व्हेन चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट्स, ये थ्योरी आप समझिए, जेम्स मैक्सवेल ने ये बात कही, व्हेन चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट्स इट प्रोड्यूसेस रेडिएशन। ये रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। इसमें से अगर ये सिर्फ ऊपर नीचे भी होना लगे तो इसमें से एक एनर्जी निकलेगी, वो आगे बढ़ेगी, एक पैकेट ऑफ एनर्जी निकलेगी, ये एनर्जी का पैकेट, और वो आगे बढ़ेगी। सही है। कभी तुमने लकड़ी जलते हुए देखा, उसमें छोटी छोटी सी चिंगारी निकल करके बढ़ती है, ऐसे ही वहाँ एक पैकेट ऑफ एनर्जी, उसे फोटॉन कहते हैं। उस पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं, और वो जो पैकेट ऑफ एनर्जी है वो एक वेव फॉर्म में चलता है। कभी तुमने देखा होगा ना, चिंगारी छिटक छिटक के निकलती है तो ऐसे ऐसे बढ़ती है। तो इसी तरीके से व्हेन चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट देन इट प्रोड्यूस रेडिएशंस। और ये जो रेडिएशंस होंगे वो किस फॉर्म में निकाले जाएंगे बताइए, फोटॉन के फॉर्म में, ठीक है। इट टेक्स बर्थ इन फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी, और उस पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं, फोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, फोटॉन। रेडिएशंस आर प्रोड्यूस्ड एज पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन। फोटॉन के तौर पर निकले। नाउ फोटॉन कैसे मूव करेगा बताइए, फोटॉन मूव्स लाइक वेव। तो अब जरा देखो, लाइट जब निकली तो पार्टिकल के तौर पर निकली, और जब चली तो कैसे चली, तो वेव के फॉर्म में। जब बाहर निकली तो बोलो उसमें से निकली किसी चीज में से, तो किस फॉर्म में निकली, पार्टिकल के फॉर्म में। और जब चलेगी तो कैसे होगी, फोटॉन मूव्स लाइक वेव। अच्छा, अब जरा देखो कि अगर मान लीजिए, क्या ये बात आयुषी आपको जानकारी है कि किसी भी एटम में बहुत सारी शेल्स होती हैं, जानते हो इस बात को? अच्छा, अब मुझे बताओ, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तुम इसको एक एनर्जी दे दो, कुछ ना दो तो बाहर से लाइट ही डाल दे, फोटॉन है, ये फोटॉन जैसा है ना, तो बोलो ये क्या होगा, क्या ये ऊपर चला जाएगा कि नीचे चला आएगा, बोलो। करेक्ट। जैसा कि आयुषी ने कहा कि एनर्जी दी जाएगी तो ये ऊपर चला जाएगा। ऐसा क्यों कहा आयुषी ने, फिर से समझो। इस पेन को अगर तुम एनर्जी दोगे तो बताओ ये अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की तरफ जाएगा कि अपोजिट जाएगा। अब इसको एनर्जी दे दो, एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी दो, इस पर वर्क करो, तो कहाँ जाएगा बताओ, अपोजिट जाएगा कि नहीं। इस पर पोटेंशियल, फिर से देखिए, मान लीजिए आपने इसको क्या दे दिया, दिव्या, फोटॉन दे दिया, एनर्जी का पैकेट। जब भी किसी एटम पर लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, इट विल रिसीव एनर्जी एंड इट विल
बाउंस या ट्रांजिट टू हायर एनर्जी स्टेट, कहाँ चला जाएगा बताइए, हायर एनर्जी स्टेट, ये यहाँ चला गया। अच्छा फिर से बताओ, ये इलेक्ट्रॉन मान लो ऊपर आ गया अंकुर, और अब इसमें कुछ न किया जाए तो क्या फिर ये अपनी ओरिजिनल या ग्राउंड स्टेट में लौट आएगा? लौट आएगा। एनर्जी दोगे तो ऊपर चला जाएगा, कुछ ना करोगे, और ये जब अपनी स्टेट में लौटेगा तो फिर से क्या करेगा, एक फोटोन एमिट करेगा। समझ में आया? मेटल यही तो करते हैं, उनको एनर्जी मिलती है तो ऊपर चले जाते हैं, और फिर ऊपर से फिर जब अपनी स्टेट में आते हैं तो एनर्जी एमिट करते हैं, यही तो उनका नेचर है। मेटल नेचरस क्यों होते हैं बताओ? उनको एनर्जी मिलती है क्योंकि वो अपनी ऑर्बिट से वीकली बॉन्ड होते हैं। सोडियम के बारे में जानती हो, जो उसका 11th इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्ड नहीं है, थोड़ी सी एनर्जी मिली तो वो 4th स्टेट में चला गया। 3rd स्टेट में 1 होता है कि नहीं, 281, 4th में चल, फिर 3rd में आएगा, फिर 4th में, इसी को एक्सीलरेशन कह रहा हूँ। इसी को मैं क्या कह रहा हूँ, नीचे ऊपर हो रहा है, तो कभी एनर्जी ले लेता है और कभी एनर्जी दे देता है। जब हायर से लोअर आएगा तो बताओ वो फोटोन एमिट करेगा कि लेगा? ये यहाँ से यहाँ आए तो बताओ कलर, ऊपर से नीचे आया तो क्या होगा, मान लो एक पेन अट्रैक्शन की ओर आया तो क्या होगा, इसमें से एनर्जी निकलेगी, वो फिर साउंड के फॉर्म में भी निकल सकती है, हीट के फॉर्म में भी निकल सकती है। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज कर। तुम भी अगर मान लो सीढ़ी के नीचे हो और 2-4 सैंडविच खिलाए जाए तो तुम चढ़ जाओगी सीढ़ी, और उतरने में क्या होगा बताओ, रिलीज करोगे। यही तो होता है कि नहीं होता है? बात समझ में आ गया कि नहीं? तो इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन, सन में यही हो रहा है, सन में क्या चीज हो रही बताइए, सन पूरा हाइड्रोजन, ठीक है। क्या तुमको ये बात मालूम है लक्षिता कि सन प्लाज्मा स्टेट है? इसका क्या मतलब होता है? ये बहुत सही बात कह रहे हैं। इनका कहने का मतलब है सन क्या है, हाइड्रोजन। तो सन में एक हाइड्रोजन में तुम्हें मालूम है प्रोटॉन और एक माइनस होना चाहिए कि नहीं? हाइड्रोजन का तो तुम एटम का कंस्ट्रक्शन जानती हो ना, प्लस और माइनस। तो अभी अभी अंकुर ने हम सब लोगों को बताया कि प्लाज्मा स्टेट वो होती है जिसके सभी इलेक्ट्रॉन निकल गए, उस स्टेट को क्या कहते हैं, प्लाज्मा स्टेट। तो सन इतना ज्यादा टेम्परेचर है इसके अंदर कि इसके सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बताइए, निकल गए। अब इसके पास सिर्फ न्यूक्लियस बचा है। ऐसी स्टेट को क्या कहते हैं, जैसे 5 स्टेट तुमने क्लास 9 में पढ़ी थी कि नहीं, बोस-आइंस्टीन, कंडेंसेट और प्लाज्मा स्टेट, उसमें प्लाज्मा स्टेट भी थी। सारे सोडियम का एक ना निकले, 11 के 11 निकल जाए, ऐसी स्टेट को क्या कहेंगे बताइए? बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? सन में जो हाइड्रोजन की प्लाज्मा स्टेट है और इसके कोर का टेम्परेचर कितना है, फिर से समझो, सन हाइड्रोजन का एक स्फीयर है और इसके सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बताइए, हाइड्रोजन का। क्या तुम्हें मालूम है, हाइड्रोजन में सेंटर में प्रोटॉन होता है और यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सब निकल गए। उसने अपने इलेक्ट्रॉन रेडिएट करके सन में सिर्फ सेंटर में क्या बचा है, दैट इज, तुमने पहले पढ़ा होगा छोटी क्लास में, दैट इज प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और ट्राइटॉन पढ़ा है कि नहीं? तो प्रोटॉन बच गया, इलेक्ट्रॉन तो निकल गए। ये एक्सेलरेट करते हैं और इस वजह से सन क्या करता है बताइए, रेडिएट करता है। सन से क्या निकलती है बताइए, सन से निकलती रेडिएशंस। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? फिर से समझो पलट, रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन। अभी तक तुमने क्लास 8 में यही 3 चीजें तो पढ़ी हैं। क्या क्या चीजें पढ़ी बताओ? रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन। तो अगर हमें रेडिएशन समझना है तो हमें 3 चीजें समझनी होंगी। कौन कौन सी 3 चीजें समझनी होंगी बोलो? हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस आइदर बाय रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन। सही है, चलो इस चीज को पढ़ाएं। हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर आइदर बाय रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है और कंडक्शन क्या होता है और कन्वेक्शन क्या होता है? रेडिएशन देखो, रेडिएशन का मतलब है फोटोन का मूव करना। अच्छा ये बताओ सरोज कि जो सन से हमको हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है, उसके लिए क्या किसी हमको मीडियम की जरूरत पड़ती है? क्योंकि बीच में बहुत सारा वैक्यूम है और फ्री स्पेस है, थोड़ा सा ही एटमॉस्फेयर है अर्थ का,
500 किलोमीटर का, अदरवाइज 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर जो इनके बीच की दूरी है, वहाँ कोई स्पेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ्री स्पेस है कि नहीं, इट इज़ फ्री स्पेस। तो बताओ रेडिएशन को मूव करने के लिए, या स्टार से आपके पास बहुत एनर्जी आ रही, क्या सब पूरा मीडियम है बीच में, कहीं कोई मीडियम नहीं, स्टार से भी रोशनी मिल रही, कुछ है मीडियम बताओ। तो इसलिए रेडिएशन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विच डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल। रेडिएशन को मूव करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत है नहीं। देखो इस चीज को, सो रेडिएशन, ठीक है, does not need any medium for transfer of energy। इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई रेडिएशन के बारे में। कंडक्शन के बारे में समझो। कंडक्शन के बारे में तुम क्या जानते हो? किसी भी मेटल में जब तुम एक हिस्सा हीट करोगे तो क्या होता है बताओ? क्या थोड़ी देर बाद इस मेटल का ये हिस्सा भी गर्म हो जाएगा? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, तो वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करेंगे बताइए? अपनी अपनी जगह पे ऑसिलेट करने लगेंगे, और अगर एक ऑसिलेट करेगा तो क्या बगल वाला भी ऑसिलेट करेगा, और फिर उसके बगल वाला ऑसिलेट करेगा। देखो इसने ऑसिलेट करना शुरू किया तो इसने इसको टक्कर मारी, ये भी ऑसिलेट करने लगा, तो वो जो ऑसिलेशंस हैं वो टक्कर मार मार के इसको भी ऑसिलेट करा रहा है, फिर इसने टक्कर मार मार के इसको ऑसिलेट करा दिया। तो ऑसिलेशंस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन टू अदर, और दूसरे एंड पर थोड़ी देर बाद क्या होगा बताइए? अगर आपने चम्मच पकड़ रखा है और गैस पर रखा है तो वो गर्म हो जाएगा। तो ये कौन सा मेथड है बताइए? कंडक्शन। कंडक्शन किसमें होता है? इट इज मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच टेक्स प्लेस इन कंडक्टर। किसमें होता होगा बताओ? मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच टेक्स प्लेस इन कंडक्टर, ठीक है। इफ वन एंड particles oscillate, then they transfer energy to the particles at rest, and in this way energy is transferred from one end to other। बोलो बात समझ में आ गई? कंडक्शन में क्या होता है कि इन कंडक्टर्स हीट ट्रांसफर takes place due to conduction। तो आयुषी ये मुझे बताइए कि कंडक्शन के लिए क्या किसी मीडियम की आवश्यकता है? इज मीडियम नीडेड फॉर? हाँ, क्योंकि पूरा मीडियम ही तो है, ठीक है। इफ पार्टिकल्स ऑफ वन एंड स्टार्ट ऑसिलेटिंग, देन दे कोलाइड विद द नियर बाई पार्टिकल्स, एंड इन दिस वे दे ट्रांसफर एनर्जी। बोलो बात समझ में आ गई? तीसरी चीज समझो, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जरा देखो, कन्वेक्शन किसमें होता होगा? कन्वेक्शन होता है लिक्विड्स में। किसमें होता है बताइए? इट टेक्स, फिर से देखो, रेडिएशन तो सिंपली क्या हो सकता है? या मीडियम ना हो या गैस भी हो, जैसे हमारे पास एटमॉस्फेयर, तो भी तो रेडिएशन होके यहाँ आ ही जा रहा है। तो ये होता है गैस में, ये होता है सॉलिड में, और ये किसमें होता है? लिक्विड में। इट टेक्स प्लेस इन लिक्विड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। अब दिव्या तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये बताओ तुमने अपने घर में इमर्सन रॉड डाली है कभी बकेट में पानी गर्म करने के लिए? तो मान लीजिए आपने इमर्सन रॉड पॉट लगा दी, फिर ये इमर्सन रॉड हटाने के बाद अगर तुम देखोगे तो क्या ये पानी पूरा इवनली गर्म हो जाएगा? लक्षिता तो मना कर दी साहब। क्यों मना कर दी? इन्होंने कहा कि जब ऊपर की तरफ क्या किया बताइए? गर्म किया, तो गर्म होने की वजह से ऊपर का पानी एक्सपेंड हो गया। क्या हो गया बताइए? एक्सपेंड हो गया। हीट होने से कोई चीज़ क्या होती है? और एक्सपेंड होने से क्या डेंसिटी कम हो जाएगी? तो वो चीज़, जो चीज़ हल्की है वो नीचे जाएगी? कभी नहीं जाएगी। हल्की चीज़ ऊपर रहेगी, भारी चीज़ नीचे रहेगी। तो तुम कभी भी आप देखोगे हाथ ज़्यादा नीचे डालोगे तो पानी ठंडा ही मिलेगा। बात समझिए। फिर से देखो, मेरा कहने का मतलब है, एक है कि हम पतीले में पानी गर्म करें, टम्बलर में। अच्छा, टम्बलर में गर्म करोगे तो क्या होगा बताओ? नीचे का पानी गर्म हो जाएगा। अच्छा, गर्म होगा तो फिर क्या होगा बताइए?
जो गर्म हो गया उसकी डेंसिटी कम हो गई, वो हल्का हो गया एक्सपेंड होने की वजह से, और वो ऊपर चला गया, और ऊपर की भारी चीज कहाँ गई, और इस भारी चीज नीचे चली गई और नीचे की हल्की चीज गर्म होते होते ऊपर चली गई। तो इस तरीके से तरीके का मटेरियल ट्रांसफर, ये चीज क्या हो रही बताइए, मटेरियल ट्रांसफर। सो द ट्रांसफर ऑफ हीट which takes place due to material transfer is called convection। उसे क्या कहते हैं, कन्वेक्शन, उसे संवहन कहते हैं। ये संवहन है, ये संचालन है और ये विकिरण। तो इस तरीके से हमने देखा कि ऊष्मा के प्रचालन की 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं। सो व्हाट इज कन्वेक्शन, दैट इज इफ हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस ड्यू टू मटेरियल ट्रांसफर, तो उसे क्या कहेंगे बताइए, बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं। सो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस या मटेरियल, और ये किसमें होता है, इट टेक्स प्लेस इन लिक्विड। इतनी बात समझ में आ गई। ये फिर भी हम लोगों ने इसलिए समझा कि हम रेडिएशन को बेटर तरीके से समझ पाए, हमारा कोई लेना देना इससे नहीं, लेकिन रेडिएशन समझने के लिए हमें दूसरी चीजें भी समझनी पड़ी। इतनी बात समझ में आ गई। जेम्स मैक्सवेल का स्नेहा क्या कहना है, बताओ। When particle accelerate, it produce radiation। ये देखो, बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। ऐसा ही देखो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कि उनके मॉडल में क्या हुआ बताओ, ये इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट कर रहा था, तो एक्सीलरेट करने की वजह से ये अपनी एनर्जी लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है रदरफोर्ड के मॉडल में, एक्सीलरेट कर रहा है। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट, चेंज हो रहा है डायरेक्शन। अच्छा ये बताओ वंदना, ये पेन अगर अपनी एनर्जी लूज करे तो बताओ ये अर्थ की तरफ आएगा कि अर्थ के ऊपर जाएगा, नीचे। जितनी लूज करता जाएगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। जैसे वो फ्लावर बेस या ऊपर चीजें रखी उनमें ज्यादा एनर्जी है, अगर गिरा दो तो कम एनर्जी हो जाए। तो जैसे जैसे ये अपनी एनर्जी फोटोन के तौर पर एमिट करेगा, यहाँ पे भी क्या एमिट कर देगा बोलो, फोटोन एमिट करेगा। सो एज इट लूजेस एनर्जी इट कम्स क्लोजर टू, किसके क्लोजर आएगा बताओ, न्यूक्लियस। भाई अट्रैक्शन के पास आएगा कि नहीं, तो धीरे धीरे ये और पास आएगा, लेकिन एक्सीलरेशन अभी भी चल रहा है, तो फिर ये और एनर्जी लूज करेगा, तो फिर क्या होगा, और पास आएगा और पास आएगा, धीरे धीरे एनर्जी लूज करेगा और अल्टीमेटली किसमें गिर जाएगा। तो इस वजह से रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। ठीक है, इस चीज को समझें। सो इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सीलरेट्स। वी नो, हम जानते हैं दैट, क्या जानते हैं, when charged particle accelerate, it loses, जब ये एक्सीलरेट करेगा it radiates energy, ये रेडिएट कर देगा एनर्जी, और जब एनर्जी को रेडिएट करेगा तब क्या होगा, नाउ it loses its energy। रेडिएट करेगा तो अपनी एनर्जी तो लूज कर रहा है ना, लूजेस इट्स एनर्जी एंड कम्स क्लोजर टू न्यूक्लियस इन स्पाइरल पाथ, एंड अल्टीमेटली किसमें गिर जाएगा, fall inside nucleus in 10 to the power -6। इतनी दे देंगे। सो इसलिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल स्टेबल नहीं था और वो फेल हो गया। जब वो चीज़ अपने पाथ में रह ही नहीं सकती स्टैटिक में, तो फिर फेल हो गया। सही है। अब देखो, थोड़ा हमको रेडिएशन के बारे में पता चल चुका है। क्या पता चल चुका है कि देखो
समझिए पलट, रेडिएशंस मूव इन फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी एंड दैट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटॉन। सही है, रेडिएशंस कैसे मूव करते हैं? इन फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी। रेडिएशंस मूव इन फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी। This packet of energy is called photon। इसे फोटॉन कहेंगे। फोटॉन के बारे में सरोज एक बात कही गई है कि फोटॉन जन्म लेता है एक पार्टिकल के रूप में, चलता है एक वेव के रूप में और मरता है एक पार्टिकल। इसे समझें क्या कहा। फोटॉन टेक्स बर्थ, फोटॉन टेक्स बर्थ इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? पार्टिकल, मूव्स एज वेव एंड व्हेन इंटरेक्ट्स some material dies as particle। इन सब का मतलब समझो। कहने का मतलब है कि कहीं पर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज हो, वो एक्सीलरेट कर रहा है तो उसमें से फोटॉन निकलेगा और वो कैसे चलेगा? वेव की तरह चलेगा। तो उसने जन्म कैसा लिया बोलिए? पार्टिकल के तौर पर चला, वेव की तरह। अगर इसके पास ये देखो एक कोई एटम आ जाए तो बताओ इसके इलेक्ट्रॉन को ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। तो अगर ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा तो ये एनर्जी लेके हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, फिर इसकी तो कहानी खत्म हो गई ना। भाई एनर्जी किसी को दे दी जाए तो वो चीज चली गई, सही कि नहीं? तो व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद सम पार्टिकल, अभी तुमको दिखाया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है तो हायर ऑर्बिट में जंप कर जाता है। फिर से समझिए, फोटॉन टेक्स बर्थ एज पार्टिकल, moves as wave and when hits something, एनर्जी दे दी, खत्म हो गया उसका काम। अब फिर वो इलेक्ट्रॉन जहाँ जाना हो जाए, उछल जाए, सही है, and dies as particle। Radiations are of many types। रेडिएशंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं क्योंकि चार्जेस की वजह से है। चार्ज जब ऑसिलेट करते हैं तो इसी से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगी और इसी से मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस होगा। ये अगला चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपकी बुक का है, वहाँ हम समझाएंगे आपको। चार्ज के ऑसिलेट करने से क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ना, और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म भी होगा। तो इसलिए इस रेडिएशन का दूसरा नाम क्या है बताओ? क्योंकि ये चार्जेस की वजह से हो रहा है तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं। अभी आप रेडिएशन से समझो। रेडिएशंस कई तरीके के हैं। मान लो ये इतने ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा है? 10⁻36 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। आयुषी समझ पा रही हो कितने ज़्यादा है कि कम लग रहे हैं? बहुत ज़्यादा है, 10⁻36 इतने होंगे तो क्या होगा बताओ? अगर मैं बहुत तेज़ी से करूं, बहुत तेज़ी से, तो ऐसे रेडिएशंस अगर बहुत ज़्यादा हो तो बताइए उनसे जो वेव प्रोड्यूस होगी वो कौन सी होगी? गामा रेज। क्या होगी? कितने होने चाहिए रेडिएशंस? बहुत ज्यादा, 10⁻36 हर्ट्ज। हर्ट्ज तो जानते हो ना, फ्रीक्वेंसी होती है। थोड़े कम हो जाए तो क्या होगा? 10⁻27। तो धीरे धीरे वेव्स आगे चलेंगे, हल्के हल्के। ऐसे तेजी से करो तो वेव्स पास पास होंगी कि नहीं, और धीरे धीरे करो तो दूर दूर हो जाएंगे। इसको क्या कहेंगे बोलिए? एक्स रेज भी हार्मफुल है। जैसे तुम लोग कभी कभी पढ़ते हो न्यूज़पेपर में, अरे उसके ऊपर गामा रेडिएशंस पड़ गया, बेचारा दिल्ली में रहता था, यूरेनियम को उसने हैंडल कर लिया, उसमें से गामा रेज निकली, मारा गया। एक गामा रेज मर जाए तो आदमी मर जाए। बात समझ आएगी नहीं? इतने हार्मफुल है गामा। एक्स रेज भी मिली सेकेंड के लिए डाला जाता है। जब हम लोग का एक्सरे लिया जाता है ना, मिली सेकेंड के लिए बॉडी में बोन आ जाती है कि नहीं। अब प्रेग्नेंट लेडी पे एक्सरे डाल दो तो बच्चा मर जाए। प्रेग्नेंट लेडी का अल्ट्रासाउंड होता है, एक्सरे नहीं होता। ये बात मालूम है कि नहीं?
एक्सरेज आर ऑल्सो वेरी हार्मफुल। बोलो छोटे बच्चों का भी एक्सरे नहीं लिया जाता, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होगी तो ही एक्सरे हार्मफुल तो है ना। तो ये भी हार्मफुल, ये भी हार्मफुल, लेकिन जैसे जैसे पोटेंसी कम हो रही है, ऑसिलेशंस कम हो रहे हैं, वो चीज़ ठीक होती जा रही। फिर से समझिए पूजा, मान लीजिए ये अब इतने पे आ गया, अब थोड़े और कम हो गए, तो सबसे खतरनाक रेडिएशन का नाम है गामा रेज, उससे कम खतरनाक है एक्स रेज, और तुमने कम कर दिए ऑसिलेशंस। धीरे धीरे एनर्जी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा ऑसिलेशंस होगी, कम हो गई तो कम होते चले जाएंगे। तो क्या होगा बताइए, इस चीज़ को कहते हैं यूवी रेडिएशंस। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पढ़ा है, तो यूवी रेडिएशंस, इतना मतलब तो तुम्हें समझ आ गया। और भी कम कर दो, 10⁻⁷ हर्ट्ज, तो फिर और थोड़ा, इसको कहते हैं विजिबल लाइट। विजिबल, देखिए विजिबल लाइट का कितने कंपोनेंट है जो आप देख पाते हैं। विव, सबसे ज्यादा एनर्जी सचिन किस कलर में? ब्लैक। ये अच्छा कहते हैं सर मैं ब्लैक है नहीं एक्चुअली, सॉरी, लेकिन तब भी बहुत नियरली बताया वॉयलेट। वायलेट, सॉरी। अब वॉयलेट से भी ज्यादा जिसमें उसे क्या कहेंगे? अल्टीरियर टू वॉयलेट, उससे भी बड़ा, अल्टीरियर नाम आया ना, अल्टीरियर उससे सुपीरियर। अल्ट्रावायलेट का क्या मतलब है? अल्टीरियर टू वॉयलेट रेडिएशंस, ठीक है। अल्ट्रावायलेट का क्या मतलब है? अल्टीरियर टू वॉयलेट। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा और समझो, इसी में ये सबसे ज्यादा है और 10⁻⁶ हर्ट्ज हो जाए तो क्या होगा बोलो? इससे कम हो जाए, इंफीरियर टू रेड, रेड से भी गया गुजरा, दैट इज, उसको क्या कहेंगे? इंफ्रा रेड रेडिएशंस। अच्छा और इसके आगे इतने हो जाएं तो क्या होगा? माइक्रोवेव। और सिर्फ 10 ही रह जाए तो क्या होगा? रेडियो। जो हमारे मोबाइल से जो रेडिएशन निकलता है वो कौन सा है? रेडियो वेव। और जो ओवन में निकलता है वो कौन सा है? माइक्रोवेव। जो तुम्हारे घर में गर्म तवे से निकलता है वो कौन सा है? इंफ्रारेड। जो हम लोग की बॉडी से निकलता है वो भी इंफ्रारेड। इंफ्रारेड कैमरा हमारे पास रखा हुआ है, अंधेरा कर दो सबकी फोटो खींच ले, जैसे बिग बॉस में होता है। दिखाया था कि नहीं पहले आप लोगों को? तो इंफ्रारेड क्या है? हम लोगों की बॉडी में से भी एक रेडिएशन निकल रहा है। अगर रबड़ का चूहा रखो और असली चूहा रखो तो सांप असली चूहे को खाएगा, क्योंकि वो हीट से सेंस कर लेता है। बोल बात समझ में आई? फिर से समझिए, हमारे मोबाइल से कौन सा रेडिएशन निकलता है? रेडियो वेव। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव में से ये कहाँ से निकलता है? हॉट बॉडी से या अर्थ से। अर्थ से जो रेडिएशन निकल रहा है वो कौन सा है? इंफ्रारेड। फिर उसके बाद कौन सा आता है? विजिबल रेडिएशंस में भी एक ऑर्डर है, रेड सबसे कम एनर्जी वाला और वॉयलेट सबसे ज्यादा। बैआनी हपी नाला, बैगनी आसमानी हरा पीला नारंगी लाल, सही है कि नहीं? तो दैट इज विबग्योर। अच्छा वॉयलेट से भी ज्यादा एनर्जी हो जाए तो लक्षिता फिर कौन सा रेडिएशन? अल्ट्रावायलेट से भी ज्यादा हो जाए, एक्सरे से भी ज्यादा हो जाए। भाई आप सारे रेडिएशन के नाम सबको लिस्ट वाइज बताओ, क्रोनोलॉजी एक ऑर्डर में बताओ। हाँ एक्सरे, यूवी, विजिबल लाइट, बहुत अच्छा, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड सब जानती है, पूरी बात बता दी ना मैं। तो इतना हमें पता चल गया है कि सन से जो रेडिएशंस आते हैं वो यही सब होंगे। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो हम ये रेडिएशंस पाते हैं। अब आगे की बात देखो कि फोटोन टेक्स बर्थ एज पार्टिकल, ट्रेवल्स एज वेव एंड डाइज एज पार्टिकल। तो डुअल नेचर हुआ कि नहीं? ये और ये पार्टिकल नेचर, और जो बीच में चलने वाला नेचर वो कैसा है? वेव नेचर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि देखो यहाँ पर लिखा है इट इज डुअल नेचर। ये चीजें मैं आपको समझा दी। जो अलग बॉक्स है उसकी लास्ट लाइन पढ़ो, ठीक है? तो
अब जरा देखो, These are names of various radiations. अगर आपसे कोई रेडिएशन का नाम पूछे, ये सब बता सकते हो। हमारी आईज स्नेहा किस रेडिएशन के लिए ससेप्टेबल है? वी कैन सेंस विच सेगमेंट ऑफ रेडिएशन। तुम्हारी आंखें किस रेडिएशन को देख पाती हैं? विजिबल, है ना सर? सुनील, इतनी बात तुम्हें समझ में आई? ओनली वी आर ससेप्टेबल फॉर विजिबल। हम लोग थोड़ा बहुत ही वॉइलर का देख पाते हैं 10%, 90% तो हम देख भी नहीं पाते। सही है? अब देखो, तो इतनी बात अब हमें पता चल चुकी है। जो चीजें हमने बताई इनका कोई मतलब नहीं, लेकिन डुअल नेचर तुम्हें समझ में तो आ गया ना। डुअल नेचर होता क्या? लाइट के डुअल नेचर तो लिखो, लाइट के डुअल नेचर है। कुछ साइंटिस्ट हैं, जैसे कि आप ये देखिए, न्यूटन ने भी हैं इसमें, अल्बर्ट आइंस्टीन भी हैं, और इस तरह से हाइजन भी हैं। अलग अलग साइंटिस्ट कुछ पार्टिकल नेचर को रिकमेंड कर रहे थे, कुछ वेव नेचर को। इनके बीच 200 साल तक रस्साकसी चली। 200 साल का झगड़ा था, जो तुम्हारे बॉक्स में लिखा। ये झगड़ा आज छोटा मोटा नहीं है। हाउएवर एट लास्ट अल्बर्ट आइंस्टीन रिजॉल्व दिस मैटर फॉर ऑल। और उन्होंने कहा है कि फोटॉन टेक्स बर्थ एज पार्टिकल, moves as wave and dies as particle। इस तरीके से इन्होंने कह दिया लाइट ना पार्टिकल है ना वेव है, बल्कि डुअल। तो प्रकाश का ये द्वैत विद्युत प्रभाव, दोनों प्रभाव। ठीक है? तो लाइट कौन कौन सी बताइए? लाइट में वेव नेचर भी है, और कौन सा है बोलिए? पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर की वजह से लाइट कुछ चीजें देती है। वो कौन कौन सी हैं? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये किसकी वजह से? पार्टिकल। जो पार्टिकल नेचर है वो इस चैप्टर में पढ़ना, और ये ब्यूटीफुल आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड जो वेव नेचर वो अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो तुम्हारी बुक में जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स का मतलब लाइट, उसके एक है वेव ऑप्टिक्स, एक है रे ऑप्टिक्स। तो अभी हम रे ऑप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। अगला चैप्टर है दैट इज आइज एंड ब्यूटीफुल वर्ल्ड, उसमें हम कौन सा नेचर पढ़ेंगे? वेव नेचर। ये सब चीजें समझो। क्या क्या चीजें समझनी है? वेव नेचर में हम पढ़ेंगे डिस्पर्सन। क्या पढ़ेंगे? डिस्पर्सन पढ़ेंगे। अभी बता देंगे, थोड़ा थोड़ा सब बताएंगे सर। अच्छा, और क्या पढ़ेंगे बोलिए? स्कैटरिंग। इसमें क्या पढ़ेंगे बोलो? रिफ्लेक्शन। और क्या पढ़ेंगे बोलिए? रिफ्लेक्शन। और इसमें पढ़ेंगे डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन भी उसी बॉक्स में लिखा है। ये सारी चीजें हमें देखनी। चलो नाउ सो कुछ चीजें देखें। लाइट के कुछ फिनोमिना हम पार्टिकल के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। That can be explained by particle nature, and some phenomena can be explained only by wave nature। तो हमें दोनों को यूज करना पड़ेगा, तभी तो हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। चलो, रिफ्लेक्शन क्या होता? When light falls on some shiny surface, it bounces back in same medium. It is called reflection। इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब भी लाइट किसी शाइनी सरफेस पर पड़ेगी तो क्या होगा बताओ? क्या ये उसी मीडियम में चली जाएगी? और इसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन। सही। When light falls on some shiny surface, it bounces back in same medium, and this is called reflection। ठीक है, अब जरा देखो, जो रिफ्लेक्शन है ओबेस या अवॉइडेड बाय,
some rules. वो रूल्स क्या है? That is called laws of reflection. कुछ नियमों को वो मानता है. What are these laws of reflection? पहली चीज, the angle of incidence is equal to angle of reflection. देखो, एक मिरर है, ठीक है. मिरर में हमने जिस पॉइंट पर लाइट गिरती है, मान लीजिए ये ऐसे लाइट गिरी, फिर से समझिए, कुछ चीजें यहां जानने से पहले यहां समझो. अब ये देखो, पाथ ऑफ फोटोन, वैसे तो वो वेव है, लेकिन फिर भी हम अपने प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जो आंखें देखती हैं वो किसी उसी चीज उसको रे की तरह देखती है ना. क्या तुम ऐसे, तुमको लगता है कि लाइट आ रही तो ऐसे घूम घूम के आ रही? ऐसा तो नहीं लगता ना. हमारी आईज इतना नहीं पढ़ सकती, बहुत ज़्यादा हाई डिवाइस होगी तो ही पढ़ सकती कि वो वेव है. अदरवाइज हमारी आंखें तो उसे रे ही मानती कि नहीं, लगता है लाइट सीधा ही चल रहा है, ऐसा मानते हो कि नहीं. तो पाथ ऑफ फोटोन इज कॉल्ड रे. पाथ ऑफ फोटोन को क्या कहोगे? रे. रे और बीम में आयुषी क्या अंतर है? बहुत बेसिक चीज. पाथ ऑफ फोटोन इज कॉल्ड, इतनी बात समझ आ गई. अब देखो, when various rays move together, then bunch of rays is called beam. बहुत सारी रेज होंगी तो क्या कहलाएंगी? bunch of rays is called beam. अब जरा देखो, इफ जो रेज हैं वो इक्वी स्पेस्ड एंड यूनी डायरेक्शनल है तो उसे पूजा क्या कहोगी? इनके बीच में स्पेस सेम है ना, और डायरेक्शन भी एक है, तब उसे क्या कहोगी? bunch of rays. बहुत अच्छा. देखो, हम एक्सपेक्ट नहीं करे तो तब भी इन्होंने बता दिया, जैसा कि पूजा ने हम सबको बताया कि इफ बंच ऑफ रेज आर इक्वी स्पेस्ड एंड यूनी डायरेक्शनल इट इज कॉल्ड पैरेलल बीम्स. सब पढ़ कर रहा है, इसे कितना ज़्यादा बता देते हैं. बहुत बड़ी बात बताई. तो क्या बताया इन्होंने, पूजा ने, कि रिपीट करो, क्या बोला? इफ बंच ऑफ रेज आर, bunch of rays are parallel and unidirectional. It is हाँ. known as bunch of rays. Parallel. पैरेलल में इक्वी स्पेस्ड भी बताओ. इक्वी स्पेस्ड एंड यूनी डायरेक्शनल. सही है. चलो देखो इस चीज को, इफ bunch of rays are equi-spaced and unidirectional. It is called अच्छा if rays, बहुत सारी रेज हैं, while moving forward come closer, ये आप पास आते ही जाएं तो इस बीम को क्या कहोगे? कन्वर्जेंट बीम. क्या कहोगे? पास आए तो क्या कहोगे? और दूर जाएं, डाइवर्जेंट. इस चीज को लिखो. दैट इज, ये तो हमने ए के बारे में बताया. बी देखो, व्हेन रेस, ये सब बीम है. बंच ऑफ रेस को हम क्या कहते हैं बताओ? बीम कहते हैं कि नहीं? तो ठीक है, इफ व्हेन रेस ऑन मूविंग फॉरवर्ड कम्स क्लोजर, अगर क्लोजर आ जाए सरोज तो उसे क्या कहोगी? बोलिए सरोज, बोलो. कन्वर्जेंट. Convergent beam. Then it is called convergent beam. हाँ सरोज,
अगर मान लीजिए रेस ऑन मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, बिकम वाइडर अपार्ट, तो क्या कहोगे? Divergence. सही है। इफ रेस while moving forward become wider apart, it is called मिरर। किसे कहते हैं? इधर देखो, any shiny surface which can reflect light is called mirror। कोई भी, हाँ बोलो, बताओ बता दें। मिरर तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि कोई भी शाइनी सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, दैट इज कॉल्ड मिरर। मिरर कई तरीके के हो सकते हैं, अभी तो हम प्लेन मिरर की बात करेंगे। जैसे ये देखो, अच्छा इसमें क्या होगा, सिल्वर पॉलिश है, इसमें पीछे की ओर क्या किया गया, लेकिन ऐसे तो स्क्रैच करने से निकल जाएगी, तो पेंट भी कर दिया। सिल्वर की बहुत पतली पॉलिश होगी और फिर पेंट कर दिया गया, तो इससे क्या होगा कि ये 99.9% चीज़ों को रिफ्लेक्ट भी करता है, 0.1% ये एब्जॉर्ब भी करता है, जिसकी वजह से हीटेड अप हो जाता है। तो मिरर क्या करता है, मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट रिफ्लेक्ट्स, यानी बाउंसेस बैक इन सेम मीडिया। तो उसे क्या कहेंगे, कोई भी सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके उसे क्या कहेंगे, मिरर कहेंगे। मिरर में एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ये सचिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और दूसरी तरफ क्या है, पॉलिश्ड सरफेस। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। पॉलिश्ड सरफेस में क्या होगा, सिल्वर की पेंटिंग करके पेंट मार दिया जाए। अब जरा देखो, जितने भी रिफ्लेक्शन हैं दे ओबे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई भी रिफ्लेक्शन होगा वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, ठीक है। दैट इज द एंगल ऑफ, पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो इसको नोट करो। ना इसमें क्या होगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मान लीजिए अगर मैं वहां फेंकता हूं, ठीक है, तो जितने पर भी आप यही देख लें कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चाहे एक हो, अब ये बीम हो गई, 3 हो गई तो बीम हो गई, जब तक एक थी तब तक क्या थी बताओ, रे थी। सही है कि नहीं? इस चीज को हम समझें कि देखिए ये क्या है, इंसिडेंट रे,
जो आने वाली रे उसे क्या कहोगी बोलो? इंसिडेंट रे। और जो ऐसे टकरा के चली जाए उसे क्या कहोगी? Angle. रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट, आपतित किरण, परावर्तित किरण। इंसिडेंट रे, और ये कौन सी हो गई? सही है। अच्छा, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो गई, सही है। जहां पर रे गिरी है उसे स्नेहा क्या बोलोगी? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलोगी? पॉइंट ऑफ Incident. ये पर। तो हम क्या करेंगे बताइए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के लिए? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, इसे क्या कहा आपने? इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, देन ड्रॉ ए नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक है। इस चीज को क्या कहते हैं? नॉर्मल। फिर से समझो। अच्छा, ये बताओ पलक, सर्कल में जब तुम ये बनाती हो ये क्या कहलाता है? बताओ। टेंजेंट। ठीक है, अच्छी बात है। और यहां से सेंटर मिला दो तो वो क्या कहलाता है? सही, नॉर्मल। उसे क्या कहोगी? तो जो चीज टेंजेंट के परपेंडिकुलर है उसे क्या कहा जाएगा? नॉर्मल। सही है। इसी तरीके से आपने यहाँ इसके परपेंडिकुलर ले लिया तो उसको क्या कहेंगे? नॉर्मल। ठीक है। व्हाट डज इट मीन बाय एंगल ऑफ इंसिडेंस? बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, it is called in angle of incidence and it is denoted by a पूरी चीज रिपीट करो लक्षिता। So the angle between incident ray and the normal drawn at point of incident, It is called it is called incident. angle of incidence. Angle of reflection बताओ। So the angle between reflected ray and the normal drawn on the point of incident is called. सही है। इस चीज को हम लिख लें तो I और R इन दोनों की वैल्यू क्या होगी बताइए? इक्वल होगी। ये फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि I इज इक्वल्स टू R। कुछ और डेफिनेशंस देखो। दैट इज व्हाट डज इट मीन बाय एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस। स्नेहा रिपीट करो। The angle between incident ray and normal drawn on the point of सही incident. है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे and normal drawn at point of incidence is called angle of incidence। इसे I कहते हैं। angle of reflection, the angle between reflected ray and normal drawn at point of incidence is called angle of रिफ्लेक्शन। इसे आप कहेंगे। तो फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है? दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस चीज को देखें कि ये देखो, ये हमने जीरो पे नॉर्मल रखा है। अगर आप 50 डिग्री पर रख लो, ठीक है, इसको मैंने 50 पे रखा है, तो ये और यहाँ पर क्या है? पिन है। तो पिन इस मिरर पे पड़ रही है और उधर पर अगर इसी 50-50 पे रखा तो
देखो पिन जो रे आ रही है इसे इंसिडेंट रे कहोगे, और जो जा रही है उसे रिफ्लेक्ट, यहाँ रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं, तो सेम रखा है, इसका मतलब है पिन इसके थ्रू दिख जानी चाहिए, क्या दिख रही है, तो इसका मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया ना, पिन इससे टकरा के इसमें दिखी, चेक करो पिन क्या इसके थ्रू दिख रही तुमको, तो 50 डिग्री इधर भी है 50 डिग्री इधर भी है, समझ में आ गया कि नहीं, ये देखो तो 50 है, ये इंसिडेंट है और इस पे टकराया मिरर पे उधर चला गया, तो इंसिडेंट एंगल 50 है, ये नॉर्मल, तो ये 50 डिग्री इधर हुआ, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड इसके थ्रू मिरर, बात समझ आ गई। पिन है ये इंसिडेंट रे है, इससे रिफ्लेक्ट होकर इसमें आपको दिख रहा है, तो 50-50 जा रहा इंसिडेंट रे, टकराया उधर से, तो सेम है नहीं, तो उससे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वेरीफाई हो गया, और ये नॉर्मल है, इंसिडेंट है, यहाँ से टकरा के उधर है, हो गया ना, तो दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ पढ़िए कि मान लीजिए हम मिरर पर लाइट डालते हैं, ये देखिए, तो जैसे ये मिरर है, इस पर हमने लाइट डाली, तो बताओ इस पर टकराने के बाद ये इस पर लाइट पड़ गई, इसी पे पड़ी है, ठीक है, इस पर, तो ठीक है, अब ऊपर देखो मिल रही है, जो इस पर टकराई वो ऊपर मिल रही कि नहीं, यहाँ से हिट किया और वो ऊपर जा रही है, तो बताओ यहाँ से जो टकराई और ऊपर मिली, एक रे ऐसे आई, रे इस पर टकराई, और तो क्या रे को इधर जाना चाहिए कि उतने ही एंगल पर ये इधर और इधर भी जा सकती, एक डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में जाएगी, ये सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि मान लीजिए ये देखो रे आई, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल में ड्रॉ कर दिया, और ये रे इस पर गिर रही है, तो बताओ जो जाने वाली रे होगी क्या वो उतने ही एंगल पर इधर जाएगी कि इधर और इधर भी जा सकती, बोलो, इधर ही जाएगी ना, इधर इधर तो नहीं जा सकती ना, अगर तुम यहाँ पर बॉल को टप्पा मारोगे तो उधर ही जाएगी, उधर उधर तो नहीं जाएगी ना, ये इस चीज को क्या कहते हैं, दैट इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये तीनों किस प्लेन में रहेंगे, बोलो, इक्वल एंगल तो रहेंगे, लेकिन साथ में किस में रहेंगे, इधर उधर नहीं जा सकता, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। सुनील देवासी रिपीट करो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। रिपीट करिए, ये बात समझ में आ गई, इस चीज को लिखो, तो बुक में सेकंड लॉ क्या लिखा है, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन।
कहने का मतलब है कि अगर इस तरीके से इसे परसीव किया जाए, तो हम ये देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए रे आई यहाँ और ऐसे चली गई, ये नॉर्मल है, तो ये सब एक ही प्लेन में होगा। दीज ऑल लाई इन सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन में होगा। ठीक है, तो अब आप देखें, डिफाइन दीज, हाँ, जेम्स मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या है उसी? So when a particle accelerates, it radiates energy. चार्ज पार्टिकल बोल रहा हूँ, और नहीं तो ऐसा होगा तो फिर अर्थ है, अर्थ भी घूम के शनि में गिर जाएगी, चार्ज, नहीं तो फंस जाओगे। चार्ज पार्टिकल, अर्थ भी करी लेकिन गिर नहीं रही ना, तो सिर्फ चार्ज के लिए सही।